अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम अपने प्रोग्राम में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर एक नज़र। विफाकी हुकूमत कालाबाग डैम तामीर करे, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। सीएनजी की कीमतों पर इख्तलाफात में शिद्दत, ओगरा की तरफ से नई कीमतें जारी, सीएनजी स्टेशन मालिकान का कबूल करने से गुरेज। पाकिस्तान में बिजली का बहरान 2020 तक जारी रहेगा। बिजली की पैदावार और तकसीम से मुतालिका इदारे बहरान दूर करने में नाकाम रहे हैं। 40% बिजली चोरी हो जाती है, नेपरा की रिपोर्ट। पाकिस्तान दुनिया में 7वां बदउनवान और गैर महफूज मुल्क, इसलिए कि एहतिसाब का निजाम दुरुस्त नहीं, अमरीकी इदारे का सर्वे। जी, आपने देखी आज की सबसे बड़ी खबर, जो अब तक पहली खबर है वो कालाबाग डैम। शामी साहब, जो एक सियासी पहले फनी मसला, फिर सियासी मसला और अब कानूनी मसला। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल जी इस मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। बिल्कुल। और ये मंजूरी कोई बहुत साल पहले की बात है, 1990-91 की बात है ये। जी। तो अब आप देख लीजिए कि कितने साल हो गए, कोई यानी 22-23 साल गुजर गए इस बात को। जी, आज जो कोर्ट में हमारे रिपोर्टर कवर कर रहे थे अशफाक, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बता सकते हैं कि आज क्या क्या आर्गूमेंट्स हुए। ये पूछने से आर्गूमेंट तो मालूम ही है क्या है, लेकिन जी अशफाक, आज बताइएगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में क्या हुआ आज? जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर रज़ा बंदयाल ने इस केस की समाअत शुरू की है और तकरीबन 6 दरख्वास्तें अदालत के रूबरू जेर समाअत थी, जिनमें AK डोगर, अजहर सदीक और जो दीगर मुखला थे उनकी जानिब से दायर की गई थी, जिसमें बुनियादी मौक़िफ़ ये उठाया गया था कि कालाबाग डैम की तमीर फौरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे तवानाई के बहरान का खात्मा होगा और वैसे भी मुश्तरका मफादात कौंसिल इसकी मंजूरी दे चुका है, सिर्फ वफाकी हुकूमत ने इस पर अमल दरामद करना है। तो इस सारे मामले पर आज जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने पेश होकर अदालत को बताया कि और जो जितनी भी सिफारिशात हुई थी, जो अब तक इजलास हुए, वो सारी पढ़कर सुनाई और अदालत के रूबरू ये बताया कि सिर्फ जो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने अपनी जानिब से जो कालाबाग डैम की तमीर के हवाले से इक़दाम है वो कर दिए हैं, अब वफाकी हुकूमत ने उस पर अमल करना है। तो दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि 1991 और 1998 के होने वाले इजलासों में इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की सिफारिशें की गई थी, जबकि 2004 में कायम की गई तकनीकी कमेटी ने चारों सूबों के अबहाम दूर करने के बाद इस मंसूबे को काबिल अमल और मुफीद मंसूबा करार दिया था। तो आज तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने 2004 की सिफारिशात पर अमल करने का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत को कालाबाग डैम की तमीर का हुक्म दिया है और तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो निपटा दी हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक, आपने बड़ी डिटेल से बताई हमें सूरत हाल। ये तो वो सूरत हाल बताई ना जो अदालत में जो अदालत में ज़ेर बहस है। एक सूरत हाल वो है जो अदालत से बाहर है। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो यह है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है, इसके खिलाफ अपील होगी और वफाकी हुकूमत करे या कोई और साहब दरख्वास्त लेके चले जाएंगे। ANP के जो जाहिद साहब हैं उन्होंने तो कहा है सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले। अब सुओ मोटो नोटिस तो हाई कोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती। ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं इनको कुछ कानून की मुबादियात का तो इल्म होना चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अपील इसकी होगी और सुप्रीम कोर्ट में जेर समात होगा मामला। देखिए ये जो सूरत है कालाबाग डैम की, ये इतनी आसान नहीं है। ठीक है, पंजाब के अलावा तीनों सूबों की असम्बलियां ये करारदाद पास कर चुकी हैं कि इसे ना बनाया जाए। लेकिन शाम साहब, एक बात कही जाती है जुल्फकार अली भुट्टो भी इसके इनिशिएटर्स में शामिल थे। देखिए, आप जरा तवक्कुफ तो करें ना। जी जी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब अगर जिंदा रहते, इख्तदार से ना निकलते, तो कालाबाग डैम बना चुके होते। इसके ये कालाबाग डैम बनना था पहले सिंतास मुआहदे के साथ के नतीजे में,
उस वक्त फैसला किया गया कि ये छोटा डैम है, इसकी लागत भी कम होगी, इसलिए पहले तरबेला बना लिया जाए। वो एक बहुत बड़ा मंसूबा था, अपनी तर्ज का मिट्टी से बनने वाला सबसे बड़ा डैम था और एशिया में एक अपनी मिसाल आप था, तो उसको पहले बना लिया गया। उसके बाद कालाबाग डैम पर जब काम शुरू हुआ है भुट्टो साहब के आखिरी दौर में, तो फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ज़ियाउल हक साहब के दौर में फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई, चीफ जस्टिस की कमेटी बनी, वो सिफारिशात उसने मुरतब की, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो सका। उस वक्त सिंध में इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं थी, बलूचिस्तान में भी कोई काबिल ज़िक्र आवाज़ नहीं थी। बलूचिस्तान का वैसे भी मसला नहीं है, वो बाकी ये सिंध और पख्तूनख्वा जो है इस पर बात करते रहते हैं, और पख्तूनख्वा जो है उसमें इसके खिलाफ पहली आवाज़ बुलंद हुई। और वो जनरल फजले हक जो थे, गवर्नर थे, बड़े पावरफुल गवर्नर थे, वहाँ सूबा सरहद था उस वक्त नाम इसका, उन्होंने कोशिश की और अपने चीफ जस्टिस से बात करके उनका इत्तफाक राय ना होने दिया चीफ जस्टिस का। बाद में मेरी बात होती रही फजले हक साहब से। अच्छा, मैंने कहा आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा देखिए असल में मैं तो चाहता, बात असल में ये है जहां पावर जनरेशन प्लांट होता है ना, जी जी, जिस सूबे में, हाँ जी, वो उसकी बिजली की रॉयल्टी उस सूबे को मिलती है। ठीक है। तो पावर जनरेशन प्लांट जो है वो तरबेला डैम का है सूबा पख्तूनख्वा में, दुरुस्त, उसकी रॉयल्टी उसको मिलती है। और ये जो गाजी भरोता है जो बाद में बना, उसका पावर जनरेशन प्लांट है पंजाब में, ठीक है, उसकी रॉयल्टी पंजाब को मिलेगी या मिलेगी जब वो अपने पूरा कर लेगा मंसूबा जी। अब ये जो कालाबाग डैम था, इसका पावर जनरेशन प्लांट भी मियांवाली में होता, पंजाब में, ठीक है, अगरचे के पानी जखीरा होता बहुत सा सूबा पख्तूनख्वा की जमीन पर। तो मुझे उन्होंने कहा फजले हक ने कि मैं ये चाहता था कि रॉयल्टी शेयर कर ले पंजाब और उस वक्त का सूबा सरहद। अच्छा, तो मगर वो बात फिर बिगड़ गई। यानी मैंने उनसे कहा बंदा खुदा, अगर ये बात थी तो इसे वाजे कर देते, इसमें इतना कन्फ्यूजन और हंगामा क्यों उठाया गया? मसला रॉयल्टी का था उस वक्त फजले हक ने मुझसे खुद कहा। जी। श्याम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बहुत दिलचस्प बात बताई है शामी साहब ने, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। श्याम साहब बता रहे थे कि किस तरह एक तकनीकी मसला जो है वो सियासी मसले की सूरत इख्तियार कर गया। सियासी मसला बन गया। उस वक्त बिजली का बहरान इतना था नहीं और इस तरफ तवज्जो नहीं हुई, प्रायोरिटीज तय नहीं की गई। देखिए ये भी तो क़यादत की दूर अंदेशी होती है ना, कि वो मामलात को दूर तक देखती। तो ये मामला उलझ गया और ये पथे पुछ चल गया। ये देखिए ये एक मामला, देखिए जो पाकिस्तान है ना, हमें एक बात समझनी चाहिए, ये एक पार्टनरशिप है जी, हम 4 सूबों की। ठीक है, पंजाब में बैठकर हम फैसले नहीं कर सकते, सादर नहीं कर सकते, बाकी सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकते। दुरुस्त, उनको साथ मिला के चलना पड़ेगा और नेगोशिएट करना पड़ेगा, और उनको मुतमईन किए बगैर ये काम नहीं किया जा सकता और ना किया जाना चाहिए। श्याम साहब, अरे सुन ले, जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके का ऐलान किया जी, उस तकरीर में उन्होंने कालाबाग डैम बनाने का फैसला भी किया और उसका ऐलान कर दिया। दुरुस्त, उनका ख्याल था कि ये जो अचीवमेंट है धमाके की, उसके नतीजे में कालाबाग डैम कबूल हो जाएगा। उस पर इतना हंगामा हुआ सिंध में कि उनको वो अल्फाज वापस लेने पड़े और इरादा जो है मुलतवी करना पड़ा। लेकिन श्याम साहब, अगर हम इतने ही इत्तफाक की कोशिश करते रहेंगे तो कैन वी एवर गेट इट? आप जो चीज इत्तफाक से हासिल नहीं होगी तो उसको आपने को, अल्लाह मियां ने कुरान में कहा है कि उसने आपने हासिल करना है। बुनियादी चीज इत्तफाक है। माहौल ठीक बनाइए, ये मसले भी हल होंगे। जो डैम बन सकते हैं, बादशाह डैम है, दूसरे कई डैम है पख्तूनख्वा में, वो बन सकते हैं, उन्हें पहले बनाएं और फिर हालात बेहतर हो जाए, एतमाद बहाल हो जाए एक दूसरे का। मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद ये भी बन जाए, लेकिन आप अपनी राय ठोंस नहीं सकते। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं जी। परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं ये डैम बनाऊंगा, ठीक है,
और जब वो सिंध में गए, अरबाब गुलाम रहीम उनके हैंड पिक्ड वजीर आला थे। जी बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही था। उन्होंने जिस मजमे में ये ऐलान किया, वहीं अरबाब गुलाम रहीम ने कहा कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, हम इसकी हमायत नहीं करेंगे। ठीक। और उन्होंने गुलाम रहीम ने कहा हम मनसब छोड़ दूंगा, मैं कालाबाग डैम की हमायत नहीं करूंगा। और फिर सिंध में जो एक दबंग आवाज थी कालाबाग डैम पर, उसके हक में, वो पीर साहब पगाड़ा की थी। ठीक है। और अब देखिए जो उनके जानशीन हैं वो भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। वो भी कौम परस्तों के साथ मिलकर और कहते हैं भुट्टो साहब के खिलाफ एहतजाज करेंगे कि उन्होंने इस कालाबाग डैम का मंसूबा जो था वो आगाज करने का फैसला किया था। तो देखिए जो जज्बात हैं, ये सियासत में आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं होना पड़ता है। ठीक है। मोहब्बत 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 मोहब्बत, गोया कोई धुन हो ये गीत गाता चला जा। यानी कालाबाग डैम को हम भूल जाए, नहीं, आप भूले नहीं, मौखर कर दें सदियों के लिए अपना ख्याल। असल में ये पंजाबियत बोल रही है आपके अंदर, और कुछ नहीं बोल रहा। और मैं इसके, यानी आप इसको समझे, जज्बात का मामला नहीं है ये, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें। मैं भी 10,000 साल से पंजाबी हूं जी, लेकिन बात यह है हमें दानाई से काम करने हैं जी। और अगर एक मंसूबा, ये जो हमारी मुश्तरका मफादात की कौंसिल है, 1991 में फैसला कर लिया, तो फिर 92 में शुरू हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। क्यों नहीं शुरू कर चुके? तो अब आज इस पर गौर करने की जरूरत है। फिर चला जाए मुश्तरका मफादात की कौंसिल, फिर वहां बहस तमीज हो, और उसके बाद एक दूसरे को राजी किया जाए। बुनियादी बात जो है वो ये है कि एक दूसरे का ख्याल किया जाए, एक दूसरे को राजी किया जाए, एक दूसरे से बात की जाए। ये अब इलेक्शन आने वाला है मुल्क में, हमें कोई दंगे फसाद की तैयारी नहीं करनी चाहिए यहाँ। ठीक। शम्स साहब, वैसे ये कभी मसला हल होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ वैसे। मतलब आप, ये मसला क्या, पानी का मसला है ना, बिजली का एग्जैक्टली, मसला है। पानी और बिजली तो छोटे पानी मसाइल और बिजली तो आपकी वो जो नेपरा है, जो अदारा बनाया ही इसलिए गया था जी, कि बिजली के मामलात को, उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगी, कंज्यूमर्स जो है उनके हकूक का ख्याल रखेगी जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं। कुछ उससे हो नहीं सका। आज उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें मातम किया गया, भाई पहले तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे। और फिर तो आप ये भी देखिए ना, हमने गैस जो है, गैस से बिजली कम कर दी, गैस की फरामी बिजली वालों, बिजली पैदा करने को, गैस से बिजली पैदा नहीं की, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने लग पड़े। कोयला हमारा जूं का तू रखा हुआ है, हवा जो है हमारे काबू में नहीं आ रही। ना कोई कौमी पॉलिसी है, ना कोई इरादा नजर आता है। उसने कहा, नेपरा ने कहा 2020 तक ये मसला हल नहीं होगा जी। अगर इरादे यही होंगे तो 2020 क्या 2120 तक भी ये मसला हल नहीं होगा। इसलिए बुनियादी बात यह है कि हम एक पहले इरादा करें। और ये जो हमारी 18वीं तरमीम के लिए एक कुल जमाती कमेटी बन गई थी, बिल्कुल बनी थी। मैं समझता हूं इस पर एक कुल जमाती कमेटी बननी चाहिए थी। अपोजिशन और गवर्नमेंट अब भी बन जाए, मिलकर इस मसले को, ये बहुत बड़ा मसला है। इससे 3% हमारी जीडीपी जो है वो मुतासर हुई है जी, उस पर कमी वाकई हुई है 3% की। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। तवानाई की बात कर रहे थे और तवानाई के बहरान की बात कर रहे थे। शामी साहब कह रहे थे कोहेरेंट पॉलिसी चाहिए। शामी साहब, कुछ नहीं, अब मुझे, मैं वो थर कहाँ गया कोयला उसका, विंड के मंसूबे वो कहाँ गए? हवा में हवा में चले गए जी। मुझे तो कई माहिरीन ने कहा कि अगर ये जो आईपीपीज है हमारी, या खुद वापडा इंपोर्टेड कोयले से बिजली बनाना शुरू करते तो 2-3 साल में उस आप कन्वर्ट कर सकते थे मौजूदा आईपीपीज को या दूसरे अदारों को कोयले की तरफ, और उससे भी बहुत बचत हो सकती थी। तो सवाए इसके कि हमने गुफ्तगू की है, फिर गुफ्तगू की है, फिर गुफ्तगू की है, और उसमें से कुछ तलाश मलाश करके कुछ निकल आया तो निकाल के जेब में डाल लिया है। और सीएनजी जिसका क्राइसिस हम, और सीएनजी का क्राइसिस आपके सामने है। पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज करूं
कि ये सीएनजी जो है इसको तो अलग से लगाने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी। यानी एट द आउटसेट ये गलती हो गई। हाँ जी, ये जो अगर इजाजत भी मिलती तो जो पेट्रोल पंप मौजूद थे उनको इजाजत मिलती कि वो सीएनजी स्टेशन भी लगा ले, ठीक, एक महदूद पैमाने पर। उससे ये होता कि उनके ओवरहेड्स बहुत कम होते। ठीक है। और ये जो ओवरहेड्स के नाम पर जो वसूली हो रही है वो ना होती। उस वक्त हुकूमत ने इनको एनकरेज किया, शौकत अजीज साहब ने। मसला क्या था, अगर आप देखिए एक सीक्वेंस है, इनको एनकरेज किया, उससे गाड़ियों की पैदावार और डिमांड बढ़ी। बिल्कुल, गाड़ियों की डिमांड बढ़ी तो आपका जो इंडेक्स था, आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें वो भी एक बड़ा फैक्टर आ गया। तो आपने पूरी दुनिया को बताया कि हमारा ग्रोथ रेट बड़ा हाई हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर बैंकिंग बिजनेस भी बढ़ा क्योंकि लीजिंग बढ़ी। और ये सारा मिल मिला के सीएनजी जो है वो जगह जगह लगती चली गई। लेकिन आज वो डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है, वो कहते हैं, आज नहीं कहा कल कहा है, कि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है सिस्टम। नहीं, वो जो कहते हैं वो तो कहते हैं कि मैंने इसे खत्म करना है, इस हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने खत्म करना है इसको। और मेरा ये ख्याल है कि इनका बड़ी तादाद में जो ये लोग हैं ना, ये अपने पैसे पूरे कर चुके हैं। ठीक है। और इनके पास जमीन तो मौजूद है, उसकी तो कीमत बड़ी होगी ना। बिल्कुल। तो वो तो उस तरह मेरा ख्याल है घाटे में नहीं रहेंगे अल्टीमेटली। लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जो बड़े बर्बाद हो जाएंगे, जो अभी जिन्होंने नए लगाए हैं। तो एक तमाशा हमने मचा दिया और आसिम साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इनको बंद करना है। हाँ। अब आप मुझे बताइए, बिजली जो है उसको रोक के, बिजली की पैदावार के लिए गैस को रोका गया। बिल्कुल रोका। उधर जो आपका फर्टिलाइजर है उसमें एक इंतहाई सस्ती गैस दी जा रही है सब्सिडी के साथ, और पैदावार फिर पूरी नहीं हो रही। इससे बेहतर नहीं था कि हम फर्टिलाइजर ही दरामद कर लेते। तो एक प्लानिंग नजर नहीं आ रही। मुशर्रफ साहब के दौर में भी डंग टपाऊ काम हुआ और अब भी डंग टपाऊ हो रहा है, क्योंकि इरादा तो है बंद करने का। सीएनजी स्टेशन डॉक्टर आसिम साहब कह रहे हैं इनको बंद करना है, तो बाकी तो सब किस्सा कहानियां हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि या तो फिर मैं बिजली वालों को गैस दूं या गाड़ियों में चलवा दूं। जो भी कहे फिर, हाँ, जो भी दिखे ना, वो तो जब इरादा ही आपने ये किया है तो फिर उसमें कहना क्या है, क्योंकि छोटे प्रॉफिट पे उनका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। उनके ओवरहेड्स पूरे नहीं होंगे। बड़ा प्रॉफिट जो है उनको मिलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ चुकी है। तो नतीजा यह है कि बेचारे सिस्कियां ले लेके खुद ही मरते चले जाएंगे, पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा। आज नज़ीर नाजी साहब ने आपके हवाले से एक चीज़, आपका एक जुमला नकल भी किया है और उसमें यह भी बताया अपने कॉलम में कि ये जो प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम, इस वजह से है कि शायद हम जुडिशियल वर्डिक्ट देना चाहते हैं। वो इसलिए कि हम कोई एग्जेक्टिव वर्डिक्ट दे नहीं रहे, तो लोग तंग आकर जुडिशरी की तरफ जाते हैं और उसको निजात दहिंदा समझते हैं। तो जो नॉन परफॉर्मेंस है इंतजामिया की, उसको भी तो नाम देना। नाजी साहब से तो मेरी बड़ी मोहब्बत है, मैं तो जनाब उनका बड़ा कारी हूं, उनकी बड़ी नवाजिश है, आपने मोहब्बत से जिक्र किया। लेकिन मुसीबत ये है ना कि इंतजामिया जो है वो तवज्जो नहीं दे रही किसी बात पर। हर बात पर दरवाजा खटखटाया जा रहा है अदलिया का। जी, शम्स साहब, एक अहम खबर जो और है वो हमें 7वां बदउनवान तरीन मुल्क हम करार पाए हैं। ओ भाई, ये क्या है? वर्ल्ड जस्टिस, जी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है जी। ये अमेरिका में जो अमेरिकन बार एसोसिएशन है ना जी, चंद साल पहले उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें जो तरक्की पजीर ममालिक है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क हैं, उनमें जायजा लेना था कि कानून की हाकमियत कैसे बेहतर हो सकती है, इंसाफ कैसे बेहतर हो सकता है, उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है जी। एक रिपोर्ट, उसकी वो रिपोर्ट बनाते हैं। और अब तो वो अमेरिकन बार एसोसिएशन का बच्चा नहीं रहा ये प्रोजेक्ट, वो दूसरे 21-22 ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की जो इसको फाइनेंस कर रही है। तो अब इसने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र आ गया। अब हमने भी सुर्खियां लगा दी। हमें अपने मुंह पर तमांचे मारने का जितना शौक है ना, किसी दूसरी कौम को मैंने ऐसा नहीं देखा। लेकिन जो हमारे भाई इंडिया के बारे में वहां क्या लिखा हुआ है, चीन के बारे में क्या लिखा है, रूस के बारे में क्या लिखा है, लातीनी अमेरिका कहां है और अफ्रीका कहां है। बहुत से मुल्क हैं, कहीं कोई मसला है, कहीं कोई मसला है, कहीं औरतों पर जुल्म हो रहे हैं, कहीं हुकूमतें जो है बर्बाद कर रही हैं, कहीं अदलिया काम नहीं कर रही। पाकिस्तान के हालात भी खराब हैं, मयारी नहीं है, इससे बेहतर हो सकते थे और हो सकते हैं। लेकिन ये
कि पाकिस्तान को दुनिया में अनोखा मुल्क आ गया। भाई इंडिया में भी ये सूरत हाल बरपा है और चाइना में भी, जो उन्होंने कहा है कि जो ये आपका जो ना सिविल और फौजदारी जी, ये तो कवानीन तो बड़ी शिद्दत से नाफिज है। ह्यूमन राइट्स की बात वहां भी ऐसी की है, बिल्कुल रूस का भी मामला ऐसा ही है। तो पाकिस्तान जो है, अच्छी बात नहीं है कि आप उन मुल्कों की सफ में खड़े हो जाएं, लेकिन खड़े हैं ना, अकेले तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन तो क्या ये तसल्ली की वजह बन सकती है? नहीं, तसल्ली नहीं है, हमें ठीक करना है अपने आप को। हमारी अदलिया जो है वो ठीक हो चुकी है बहुत सी, और जिस दिन फुर्सत मिली उन्होंने नीचे अदलिया की तरफ भी देखा और उसको भी ठीक कर लिया, तो बहुत से काम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि हम एहतसाब नहीं करते अपनी गवर्नमेंट का। एहतसाब गवर्नमेंट का क्यों नहीं करते? भाई देखिए, मुसीबत ये है, हम कौन एहतसाब, क्या चाइना में हो रहा है, क्या रशिया में हो रहा है, क्या इंडिया में हो रहा है? बात यह है कि हमें ये बात ऐसी इत्तलाहत है, हमें अपने ऊपर बहुत चश्मा करने का शौक है। अभी तो यहाँ जमहूरियत कायम हुई है, इलेक्शन हो रहे हैं, हाहाकार मची हुई है, नैब कितने मुकदमात ले चुकी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कितने जनाब अरबों रुपए ले चुकी। ये हमारे ही भाई बंद जो है ना पाकिस्तान में बैठे हुए जी, जो हुकूमत की और रियासत की मुखालफत में फर्क नहीं रवा रखते जी, वो ये इस तरह की चीजें फीड करते हैं, उसके बाद बगले बजाते हैं। ठीक। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और SMS भी और फेसबुक भी। आज कई दफ़ा मैंने इंश्योर किया है कि नंबर मुसलसल चलता रहे। ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब ने बड़ा शिकवा किया था और मैं आपको फिर नंबर बता दूं, 042362968114 हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। आपके सवालात भी लेते हैं, लाइंस भी खुली हैं, लेकिन जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, एक सवाल मेरे जहन में आ गया शाम साहब। आप कह रहे थे हमारी अदलिया और सारी चीज़ें हमारी ठीक हो रही हैं, खासी उम्मीद अफजा सूरत हाल है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। हमारे मुल्क का एक बहुत मोहतरम शख्स मलिक रियाज, बड़ा बिजनेसमैन, हम मोहतरम तो है, अब उसको एक शख्स के खिलाफ पर्चा देना है तो उसके लिए ही हैज़ टू गो ऑल द वे टू द लंदन। यार आप मुझे बार बार मजबूर करते हैं कि मैं मलिक साहब के बारे में कुछ कहूँ। नहीं, मैं आप पता नहीं आपके सामने मुखालिफों के साथ मिले हुए हैं। नहीं, मैं आपके सामने मुझे आप प्रवोक करते हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ मैं और फिर वो मुझसे नाराज हूँ। भाई मुझे तो अब उनकी हमायत करते हुए भी शर्म आती है और मुखालफत करते हुए भी शर्म आती है। मलिक रियाज साहब को उनके हाल पे छोड़ दें, वो कोई बैरोमीटर नहीं है कि जनाब वो खुद दाता गंजबस के छोटे भाई हैं इसलिए जनाब उनको तो आप पैमाना बना ले। वो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने खुद कहा है कि पहिए लगा के काम चलाता रहूं। तो आप जहां भी चाहें पहिए लगा दें, वो इंग्लैंड में लगा दे, जाके इंग्लैंड में जाना चाहते हैं इंग्लैंड में जाएं, वो जाने, अरसलान जाने। मुझे आपने क्यों बीच में तंग कर रखा है? मेरे हमारा निजाम बड़ा अच्छा हो गया। मलिक साहब बेचारे उनको हाल पे छोड़ दें। मगर पहले सुने एक बात और बात नहीं कर रहा। मेरे पास दो नौजवान आए थे। अच्छा, एक अव्वाब चौहान, एक अफराज जफर। अफराज की ये तस्वीर? हाँ जी, ये है यहाँ स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अच्छा, मेंबर है। अच्छा। और अव्वाब चौहान इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और बाहर के पढ़े हुए हैं और वो तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। अच्छा, अव्वाब, ये है अव्वाब। हाँ, ये अव्वाब है। उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 60 आदमी पाकिस्तान में कुल ऐसे हैं 65 साल के जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में बेअखत पढ़े हों। अच्छा। उनमें से एक मैं भी हूं। अच्छा। और सब कुछ अपना भूल भाल के पाकिस्तान आगे खिदमत करने के लिए। इन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो येल है, MIT है, शायद हार्वर्ड भी उसमें है, जी जी, और दूसरी यूनिवर्सिटियां, उन्होंने अपने सारे कोर्सेज ओपन कर दिए हैं। ओपन से मुराद आप उनमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नेट पे आपको सारी वो चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, आप कंप्यूटर लें, उनकी क्लास में जा बैठे, ठीक है, उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। गोया अमेरिका ने एक पूरी दुनिया में इल्म के दरवाजे खोल दिए। वाह। इनका कहना यह है कि पाकिस्तानी नौजवान इससे फायदा उठाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी तालीम जो है उसको इंप्रूव करें, यहां बैठे बैठाए येल और हार्वर्ड के तालीम याफ्ता बन जाए। और ये नौजवान जो हैं ये इकट्ठा करते हैं, एक छोटी क्लास भी इन्होंने
बनाई हुई है कहीं Interesting. लाहौर के किसी अच्छा। किनारे पर, तो वहां भी कभी जाएंगे। ये लेकिन जो वो- अफराज जफर है ना, जी। इनका टेलीफोन नंबर है 0302 ठीक है, 849 5575। ठीक है। जो हमारे नौजवान हैं हाँ, वो इनसे राब्ता कर सकते हैं। चले। ये इनको एक नई दुनिया में ले हम अब जाएंगे, फेसबुक पे भी अपना नंबर ये दे देंगे, ये नंबर इनके हवाले नई दुनिया में ले जाएंगे। लेकिन इनसे इसलिए इनसे बात भी करेंगे। इनसे मेरा ख्याल है फौरी तौर पे राब्ता करवाना चाहिए डॉक्टर बाबर रहमान साहब का। अच्छा। उनकी डिग्री जो थी वो जरा प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी इसी तरह की थी, मेरा लेकिन तो अब ख्याल वो है- सही वाली डिग्री ले सकते मेरा तो हैं। ख्याल है मैं और आप भी इंप्रूव कर सकते हैं। जलाल खान साहब है हमारे जिम खाने से, उनका मैसेज आया है अच्छा, वो कि क्या बेनजीर भुट्टो के दौर में जो जाहिद अली खान थे, वो वापडा के चेयरमैन, जनरल जाहिद अली अकबर, जी। वो वापडा के चेयरमैन थे और उनको बेनजीर भुट्टो ने एएनपी वालों के पास भेजा था कन्विंस करने के लिए। एएनपी वालों ने उनकी बातें सुनी और कहा कि आपकी बातें तो बड़ी वजनी है, लेकिन हमारा नुकसान होगा, अब ये मामला इसमें वो डटे रहेंगे। ठीक है। तो अब ये तो अच्छा। और शाम साहब, ये मेजर वसीम साहब जी। ये कहते हैं भाई ये कालाबाग डैम जो है उसका मसला इस वक्त छेड़ा तो कहीं इलेक्शन के इल्तवा का बहाना ना हो जाए, ऐसा दंगा फसाद ना मच जाए। और मुदस्सर कासमी साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह मुझे शाबाश दे रहे हैं, आप भी ले लें। शाम साहब, मुनीबुल हक साहब हैं, ये कह रहे हैं जी कि कोयटा में बावजूद इसके कि डॉक्टर सईद वापस आ चुके हैं, यंग डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की और लोग परेशान हैं। हजूर वो डॉक्टर सईद जो वापस आए हैं ना, जी, वो कोई वजीर आला ने बरामद नहीं कराए। वो कहते हैं 80 लाख रुपया दे के तावान वापस आए हैं। बिल्कुल। 5 करोड़ मांगा था उनका, अब वो वापस आए हैं। और बाकी डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं हजूर हमारे ऊपर मुकदमे कायम कर दिए गए हैं, 73 डॉक्टर जो है उनको शायद नौकरी से निकाल दिया गया है, ये क्या नोटिस दिए गए हैं, उनकी रेजिडेंसेस खाली कराई जा रही हैं। तो डॉक्टर भी ये समझें कि उनको इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करनी चाहिए, और हुकूमत भी ये देखे कि इनको तहफ़्फ़ुज़ तो देना। जी, बिल्कुल। अब डॉक्टरों को अगर तावान के लिए अगवा किए, यहाँ डॉक्टरों को कत्ल किया जाता है, यहाँ डॉक्टरों से तावान लिया जाता है, किस किस्म के वाक़ई हमारे अंदर आ गए हैं, और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो सोए हुए हैं। इनको तो पकड़ा जाए पहली फुर्सत में। बिल्कुल। इन लोगों को तो असलम रईसानी जो है, अगर वाकई रईसानी है, उनको तो नींद नहीं आनी चाहिए रात को। फैसला करने में बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, मैं जमीन पर सोऊंगा जब तक इन लोगों को नहीं पकड़ूंगा। ये काम तो होगा ना मगर हमसे जवानी में। नहीं होना चाहिए। जी शाम साहब, आपने जो तजवीज़ दी थी कल के प्रोग्राम में, आपने कहा था कि जनाब कराची की हद तक हम मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। उस पे लोगों ने कमेंट्स कर कर के, और अपने कुछ लोग आपके आइडिया के हक में हैं, और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो कहते हैं ये होगा कैसे? भाई होगा ऐसे कि कराची जो है उसमें जितनी कोई जमात अपनी फॉलोइंग रखती है उतनी उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी, असेंबली के अंदर भी और अपने जो लोकल बॉडीज अदारे हैं उनके अंदर भी। जी। तो ये एक ऐसा तरीका है जी। जिससे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है ना, ये कराची के लिए बहुत नुकसानदेह होगी, ये मसला हल नहीं हो सकेगा। डॉक्टर अरशद साहब हैं हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी जनाब, फरमाइए हजूर। ठीक ठाक जी सर, मैं आपकी तो जो दिलवाना डॉक्टर साहब हाई टेक वाले डॉक्टर साहब। जी जी जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो शामी साहब, रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से गंदम की नई फसल की एक्सपोर्ट प्राइस कर दी गई है 1200 रुपए। हाँ जी। 150 रुपए फी मन बढ़ाई गई है। हाँ जी। तो इसके एक तो फौरी तौर पे ये इसकी एक तो कोई जरूरत फिलहाल बज़ाहिर महसूस नहीं हो रही थी, ठीक। क्योंकि जो मौजूदा ज़खायर हैं हुकूमत के पास, उसकी बुनियाद पर अभी एक्सपोर्ट की बातें हो रही थी कि इतना मिलियन हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ज़खायर भी ठीक थे और कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। ठीक है। नतीजा इसका ये होगा, खतरा एक तो फौरी तौर पे मार्केट में कीमतें बढ़ गई, हर चीज की बढ़ गई। मकई की कीमतें बढ़ गई, मकई की कीमत बढ़ गई, मकई की कीमत, आपकी फीड भी बढ़ गई है मेरा ख्याल है, हर चीज मुर्गियों की की कीमत बढ़ गई है। अच्छा। और दूसरा ये हुआ है कि हम एक्सपोर्ट मार्केट से नई कीमत की बुनियाद पर बिल्कुल आउट हो जाएंगे। यानी आपके ख्याल में जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे हमारी कीमत ज्यादा हो गई है। अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं
इंटरनेशनल मार्केट से हमारी कीमत ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, आंखें बंद करके ये कीमत बढ़ा दी गई है। हाँ, अब डंप ही करेंगे अगर ठीक है एक्सपोर्ट ना। करेंगे। अब मसला ये है कि ये हमारे जो किसान हैं वो जनाब दरपा हो जाएंगे, जनाब ये हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन बात गौर करनी चाहिए, जिस तरह इन्होंने पहले कीमत बढ़ाई थी उससे हम गंदम में खुद कफील हो गए, लेकिन यार खरीद के खानी भी तो है ना गरीब लोगों को। सैयद रजा ताहिर रिजवी साहब हैं, हाँ जी, और ये कह रहे हैं कि जी शामी साहब ये बताइए कि जो पाकिस्तान, ये जो अभी सर्वे की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जो सर्वे के हालात हैं, ये तो पाकिस्तान 7वें नंबर पे है, इसे तो पहले नंबर पे होना चाहिए था इस बदनुमानी के एतबार से। नहीं दुरुस्त बात है। असल में हम जितना शोर हम मचाते हैं भाई है, मसाइल मौजूद है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन दूसरे कोई जन्नत के नमूने नहीं है हमारे इर्द गिर्द जी। आप अफगानिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, ईरान देख लें, वो हम समझते हैं जन्नत में सारे नमूने जन्नत के हैं वहां। आप फिर उसके बाद चले जाएं मास्को की तरफ चले जाएं, फिर अगर आप अफ्रीका में चले जाएं, तो पाकिस्तान के मसाइल तो हैं, लेकिन उनको हल करना है ना। अपने ही मुंह को आप थप्पड़ लगा लगा के लाल कर देंगे। शामी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है, पाक पतन से आया है। पाक पतन वालों ने स्पेशली कहा है कि क्या आप पाक पतन आते हैं, उन्होंने पूछा है। अगर कोई बुलाए तो आता हूँ। वैसे तो मेरा बचपन पाकपटन में गुजरा है जी। मैंने वहीं से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपटन से। अच्छा, तो मुझे तो पाकपटन बस यही वो आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, तो मोहब्बत है बड़ी जनाब। आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और इस हफ्ते के प्रोग्राम्स भी इख्तिताम को पहुंचे। आइंदा पीर को, सोमवार को हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बांटना चाहिए। आज सालगिरह कब है दुनिया की? जी, दुनिया की सालगिरह है 1 को, यानी परसों को ना जी। हाँ, तो उसका एक अच्छा खुशगवार नतीजा निकला जी, कि मैं बिल्कुल आप बड़े हो गए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा।